हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और ये फॉस्फोरस का आखिरी यानी तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम फॉस्फोरस के ऊपर 2 पार्ट पहले बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाकर पहले वो वीडियोस देख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको ये जो बाकी के पार्ट्स हैं, जो यानी आज की जो वीडियो होगी, ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगी। दोस्तों, हमने इससे पहले जो वीडियोस बनाए हैं, एक बार उसमें हमने बात की है कि फॉस्फोरस का क्या रोल होता है प्लांट्स में, और उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने बताया था दोस्तों कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लो टेम्परेचर या फिर पीएच किस तरह से इफ़ेक्ट करता है प्लांट्स को फॉस्फोरस को एब्जॉर्व करने में। तो वो सब हमने उन 2 वीडियोज़ में डिटेल में समझाया है। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपके प्लांट्स में फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आप किस तरह से वो डेफिशिएंसी दूर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप इसकी हेडिंग देख रहे हैं आज की इस वीडियो की, हाउ टू रिजॉल्व द डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है वो है आपको आइडेंटिफाई करना है रूट जोन का टेम्परेचर। दोस्तों, यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फोरस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। When the temperature drops, especially if it is below 15 degrees Celsius, a phosphorus deficiency is more likely to occur. दोस्तों, अगर आपके प्लांट्स का जो रूट जोन होता है उसमें अगर आपका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है तो आपके जो प्लांट्स होते हैं, आपके पौधे होते हैं, वो कैपेबल नहीं होते कि जो आपकी रूट जोन से या फिर आपकी मिट्टी से फॉस्फोरस को वो एब्जॉर्ब कर सकें। तो दोस्तों, ये अच्छा होगा कि आप अपने जो भी आपकी या सीडलिंग है, आपके जो प्लांट्स हैं, उसका जो रूट जोन का टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखें। या फिर आप कोई ऐसी क्रॉप ना लें जो आपकी या तो बहुत ज़्यादा अर्ली हो या बहुत ज़्यादा जो आपकी लेट हो, कि अगर उस टाइम टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे रहा तो फिर आपकी क्रॉप में फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी नज़र आ सकती है, इसके बावजूद कि आप उसको फॉस्फोरस की डोज दे रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। और इसके बाद अगर इसको दूर करना है तो दोस्तों, जैसा कि आप मेंशन है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके प्लांट्स का जो रूट जोन है वहाँ का टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम है। दूसरा दोस्तों, आपके जो इसकी फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करता है वो है पीएच। अगर आपके रूट जोन का पीएच या आपकी सॉइल का पीएच या आपके सॉल्यूशन का पीएच उस जो लेवल एक बताया गया है 5.5 से अगर 7 के बीच में का जो लेवल है, ये एक आइडियल लेवल होता है पीएच का, जहाँ पर प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो आपके रूट जोन में न्यूट्रिएंट्स होंगे, चाहे वो मैक्रो हो या माइक्रो, उनको एब्जॉर्व करने की टेंडेंसी रखते हैं। अगर आपका पीएच इस रेंज से बाहर या ऊपर 7 से ऊपर जाता है या फिर 5.5 या 5 से नीचे आता है तो फिर आपका प्लांट्स जो होंगे, आपके पौधे जो होंगे, उन फॉस्फोरस को लेने में नाकाम होंगे। तो दोस्तों, यही चीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई है कि आपकी जो रूट जोन होता है प्लांट्स का, या फिर आपकी सॉइल होती है, या फिर आपका जो मीडिया होता है, अगर आप एक्वा कल्चर कर रहे हैं, पानी में अगर डायरेक्ट अपनी फसल या अपनी सीडलिंग उगा रहे हैं, तो वहाँ आप अपने मीडिया या जो आपका सॉल्यूशन होता है उसका पीएच आपको इस रेंज में लेके आना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन भी है कि आप इसका जो पीएच है वो मेंटेन करके रखें। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फिगर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ही काम की फिगर है दोस्तों। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक रेंज यहाँ पर दिखाई गई है जहाँ पर पीएच की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, यहाँ पर पीएच की एक अपर लिमिट जो 9 की दिखाई गई है और यहाँ पर पीएच 0 है। तो बीच में आपको ये 2 रेंज दिख रही हैं, 7 और 5.5, जिसका हमने जिक्र अभी आपको थोड़ी देर पहले ही किया था। तो दोस्तों, ये सारे एलिमेंट्स, आयरन, एल्यूमिनियम, फॉस्फेट्स, अगर पीएच की रेंज अगर 5.5 से कम है तो दोस्तों आपके ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये प्लांट्स लेने में कामयाब नहीं रहेगा। और अगर आपकी पीएच की रेंज 7 से ऊपर है तो दोस्तों आपके जो ये वाले एलिमेंट हैं इनको लेने में प्लांट्स कामयाब नहीं रहेगा। अगर आपकी रेंज ये जो ग्रीन, लाइट ग्रीन जो एरिया आपको दिख रहा है, अगर ये आपका रीज़न है पीएच का, तो फिर यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्लांट्स की अवेलेबिलिटी रहती है कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स आपके रूट जोन में हैं उनको ये प्लांट्स एब्जॉर्व कर सकें।
तो दोस्तों ये इस फिगर के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से पीएच का रोल होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। दोस्तों इसके बाद जैसे अगला जो हमारा पॉइंट है कि आपको जो आपका स्टॉक सॉल्यूशन जो आप बनाते हैं, टैंक में अगर फर्टिलाइज़र मिक्स करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान देना है कि आपको जो आपका फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र है फॉस्फेट की फॉर्म में है, तो उसको कभी भी कैल्शियम के साथ मिक्स नहीं करना है और इसको ना ही आपको मैग्नीशियम के साथ मिक्स करना है। दोस्तों क्या होता है कि जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है, जो प्लांट्स की जिस फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन को लेते हैं या फिर जो कैल्शियम का कॉम्बिनेशन नाइट्रोजन के साथ होता है कैल्शियम नाइट्रेट की फॉर्म में, अगर आपने फॉस्फोरस या फॉस्फेट के साथ मिक्स कर दिया तो इससे क्या होगा कि एक कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसका एक आप यूँ कह सकते हैं कि एक थिक्का जिस तरह से जम जाता है उस तरह से होगा। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट्स फॉस्फोरस को नहीं ले पाएंगे जो फॉस्फेट की फॉर्म होगा, क्योंकि वो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको प्लांट्स नहीं ले सकते। दोस्तों यही सेम स्टोरी है मैग्नीशियम के साथ। अगर आप मैग्नीशियम या फिर डाई मोनो अमोनियम फॉस्फेट को मिक्स कर देते हैं या डीएपी वगैरह को मिक्स कर देते हैं तो फिर आपके प्लांट्स में भी मैग्नीशियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट बन जाता है और आपके प्लांट्स ना तो फॉस्फेट को ले पाएंगे ना मैग्नीशियम को ले पाएंगे। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देनी है कि जब भी आप अपना सॉल्यूशन बनाएं, टैंक में अपना सॉल्यूशन बनाएं, तो उसमें एटलीस्ट ये चीज़ें मिक्स ना करें। ना तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मिक्स करना है फॉस्फोरस को और ना ही मैग्नीशियम सल्फेट के साथ कैल्शियम को फॉस्फोरस को मिक्स करना है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये काफ़ी मदद करेगा आपको कि आपकी जो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है इसको आप ओवरकम कर सकें। दोस्तों इसके बाद जो इस वीडियो में हम बता रहे हैं वो है कि आपको जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं इनको आपको बैलेंस डोज देनी है, जिससे आपके प्लांट्स मैक्सिमम इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें, आपके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा मेंशन है कि अगर आप अमोनियम की फॉर्म में अगर कोई न्यूट्रिएंट्स आप दे रहे हैं नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस के साथ देंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी फॉस्फोरस की अपटेक बढ़ेगी। और इससे क्या होगा कि अगर आप फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र को अकेले देंगे और उसके कंपैरिजन में अगर आप अमोनिया के साथ इसको मिक्स करके देंगे, अमोनियम फॉर्म जो होती है जैसा आपका यूरिया जो होता है, अमोनियम फॉर्म्स जो होती हैं नाइट्रोजन की, अगर उसके साथ अगर आप फॉस्फोरस को मिक्स करके देंगे तो इससे क्या होगा कि आपके प्लांट्स ज़्यादा फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर पाएंगे उसी आपके फर्टिलाइज़र से। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ है कि एप्लीकेशन ऑफ सल्फ़र इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉइल फॉस्फोरस ऑन नेचुरल और बेसिक सॉइल्स। अगर आप दोस्तों सल्फ़र देते हैं अपने प्लांट्स को तो आपके प्लांट्स फॉस्फोरस को भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से। अगर आपकी जो आपकी सॉइल का अगर पीएच न्यूट्रल है 7 के आसपास या फिर बेसिक है स्लाइटली 7 से ज़्यादा है अगर, तो आपके प्लांट्स अगर आप उनको सल्फ़र देंगे तो आपके प्लांट्स इसको ज़्यादा मात्रा में लेंगे। और दोस्तों इसके बाद ये कुछ फर्टिलाइज़र्स दिए हुए हैं जो आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं इस फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। सबसे ज़्यादा और जो पॉपुलर फर्टिलाइज़र आपका फॉस्फोरस का वो है डीएपी, जिसके रेट्स अभी काफ़ी बढ़े हुए हैं। दूसरा फर्टिलाइज़र आपका मोनो अमोनियम फॉस्फेट जिसको एमएपी भी कहा जाता है। और तीसरे टाइप के जो आपके फर्टिलाइज़र हैं वो है आपके एनपीके जो सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र्स होते हैं। और आपका चौथा है आपका एसएसपी। दोस्तों हम इस पे हमने इस एनपीके जो बेस्ड फर्टिलाइज़र्स होते हैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि किसी वीडियो में डीएपी और इस एमएपी और इस एसएसपी के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताएं। ये इस तरह से इन पैकिंग्स में मिलता है। डीएपी आपको 1846 की फॉर्म में मिलेगा, आपका एमएपी आपको 1261 की फॉर्म में मिलेगा, रूट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और आपका एनपीके जो 2020 की फॉर्म में मिलेगा। और आपका ये एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट